हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, आपका एक परिवार है खुद का, इसलिए इसको अपना समझकर इस पर बने रहिए। ये आप लोगों के लिए ही हेल्प के लिए है हमेशा। जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI की तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। चलिए तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा। आपको बताना है कि क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा। क्षारीय मतलब क्या होता है? बेसिक। क्या बेसिक विलयन या बेसिक सॉल्यूशन का जो pH मान क्या होगा? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा। फटाफट से बताइए बच्चों कि क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, और क्षारीय का क्या होगा ये बताना है। फिर एसिडिक का क्या होगा, न्यूट्रल का क्या होगा। ठीक है, न्यूट्रल तो सबको पता है 7 पे होता है। एसिडिक क्या होता है? 7 से कम। ठीक है, बचा क्या तब आपका? 7 से अधिक। तो बेसिक क्या हो जाएगा आपका? 7 से अधिक। ठीक है, ओके, सबको समझ में आया? जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता। बताइए ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है या इनमें से कोई नहीं। बताइए, अब कोई भी बता सकता है ना कि जब ताप बढ़ेगा तो अपेक्षित आर्द्रता, जब ताप बढ़ेगा तो आर्द्रता ऑब्वियसली है क्या होता है। बताइए क्या होगा। जब ताप बढ़ेगा तो आर्द्रता क्या होगा? घट जाएगी, बढ़ती है, बराबर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब ताप बढ़ेगा तो अपेक्षित आर्द्रता क्या है? घट जाती है। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? घट जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों पड़ता है। आपको बताना है कि आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है। बताइए फटाफट से, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है ये बताइए। पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है ये बताना है। और फिर मृग मरीचिका ये क्यों होता है ये बताइए। तो आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आकाश का रंग जो है नीला वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है तो पृथ्वी का रंग भी नीला प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देगा। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। और मृगमरीचिका जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी बताइए। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल, और फिर वायु में ध्वनि की चाल, ये आपको कमेंट करके क्लास के बाद बताना है। ठीक है, क्लास के बाद कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका,
निम्न में से कौन सा संपूरक परस्पर पूरक रंग है? आपको बताना है कि कौन निम्न में से परस्पर पूरक रंग है, मतलब दो रंग को मिलाने के बाद तीसरा रंग बनता है, तो ये बताना है। बताइए। बताइए निम्नलिखित में से सब दो पूरक रंग, परस्पर पूरक रंग, नीला पीला, हरा पीला, लाल पीला, नीला काला। बताइए निम्नलिखित में से कौन दो परस्पर पूरक रंग है? तो ये क्या हो जाएगा? नीला और पीला रंग जो है आपका, ये दोनों परस्पर पूरक रंग है। ठीक है, नीला और पीला को मिलाने के बाद उजला रंग बनाया जाता है। ठीक है, क्या उजला रंग बनाया जाता है नीला और पीला को मिलाने के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका किसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बन के रेटिना के आगे बनता है? बताइए कौन सा दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं रेटिना के आगे बनता है? बताइए। दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में या अबिंदुकता में? बताइए कि किस दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के आगे बनता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? निकट दृष्टि दोष के कारण जो है रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है, और दूर दृष्टि दोष में जो है रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे। ठीक है, और आपका क्या होता है वर्णांगता में? बताइए कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? और दूर दृष्टि दोष के लिए लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है आपको? लाल, हरा और लाल रंग नहीं में हम लोग वो नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते, और कभी कभी जो है नीला रंग भी हम लोग नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। एक लेंस का सामर्थ्य -4 डायोप्टर है, तो यह होगा। आपको बताना कि एक लेंस है जिसका सामर्थ्य जो है -4 डायोप्टर है, 4D है, मतलब कि पावर जो है वो -4D है, तो यह होगा। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, तो P कितना है? -4 है, बराबर में 1/f है, तो F बराबर क्या होगा? 1/-4। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? 1/-4। तो इसको जब यहाँ से क्या कीजिएगा, जब कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, क्या होगा? 0.25। और ये क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, माइनस का 0.25 होगा। अगर माइनस में होगा तो अवतल लेंस लगेगा, अगर प्लस में होगा तो उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का 0.25 आएगा, जिसके कारण कि इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए फटाफट से। अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए।
और हेडलाइट में और फिर डेंटिस्ट, ठीक है। और गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मतलब कि फेनोमेनन है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी लेंस की क्षमता -1.4D हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताइए यदि किसी लेंस की क्षमता जो है -1.4D है, मतलब P जो है -1.5D है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? P बराबर 1/f होता है, तो P बराबर दिया हुआ है और f बराबर क्या हो जाएगा? 1/-1/5, ठीक है, -1/5 हो जाएगा। तो बताइए कि आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा, बताइए बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप करके कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया जा चुका है, तो कुछ आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप बनाएं, नहीं तो हम तो सारा चीज़ बता ही सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उस प्रश्न को आप बाद में बताइएगा कमेंट करके क्लास के बाद, ओके। अग्निशमन में जो गैस प्रयुक्त होती है उसको बताना है। बताइए अग्निशमन में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, CO2 का, CO का, O2 का। बताइए अग्निशमन में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सबको पता है कि अग्निशमन में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। अगला प्रश्न है आपका, एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी बताइए। क्या बोल रहा है? उसका पावर यानी कि 3 गुना है, ठीक है, क्योंकि 3 गुना आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, डेट मीन्स उसका पावर कितना है? 3 गुना है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, तो ये वस्तु की दूरी है। तो हमको वस्तु की दूरी पता है, लेकिन हमको क्या करना है? फोकस दूरी हमको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो अब इमेज डिस्टेंस भी निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालेंगे पहले, तो क्या होता है? पावर मेरा कितना है? +3 है, यानी कि 3 गुना आवर्धित हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में आपका होता है वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी। तो +3 और प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है, नहीं पता है, और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? -24, यानी कि उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इसको जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? -72 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? -2 सेंटीमीटर, 72 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/v अपॉन में 1/u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u, ठीक है। तो यहाँ से बैठा सकते हैं हम लोग फॉर्मूले के साथ, ठीक है। फॉर्मूला के साथ इसको फिल करते हैं। 1/v बराबर -72 और माइनस में 1 बराबर 24, ठीक है। तो इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 72 आएगा, माइनस का 1, और ये माइनस माइनस में चले जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 72 24 जाएगा, 72 जाएगा 24 बार में, मतलब 24 से 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2/72, ठीक है। 2/72 डेट मीन्स यहाँ से 1/36, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ऊपर में 1/36, ठीक है।
तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर जो है ये आपका फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। आपको बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। भाप इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में या जूल के प्रयोग में। बताइए फटाफट से किसमें होगा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ठीक है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। जूल के प्रयोग में जो है ऊष्मीय ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। खाद्य संरक्षण में मतलब संरक्षण करने के लिए किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं वो बताना है आपको। तो पहला है आपका एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड या टार्टरिक एसिड या सोडियम कार्बोनेट। बताइए कि किस पदार्थ का प्रयोग हम लोग खाद्य संरक्षण में करते हैं। तो ये किसका करते हैं हम लोग, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। बेंजोइक एसिड का प्रयोग जो है हम लोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में करते हैं। इससे जो है खाद्य संरक्षण यानी कि उसकी आयु अवधि बढ़ा दी जाती है ताकि वो खराब नहीं हो। ठीक है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। आपको बताना है कि लेंस की क्षमता जो है किसमें व्यक्त की जाती है। बताइए, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोकस दूरी जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता जो है व्यक्त की जाती है किसमें, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती में। चलिए अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने दिया है। बताइए, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने दिया है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने दिया है बताइए फटाफट से। तो ये दिया है किसने, फैराडे ने। ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये फैराडे ने दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकल बंध किसमें पाया जाता है। ठीक है, एकल बंध किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। एकल बंध किसमें पाया जाता है बताइए फटाफट से। सिंगल बॉन्ड जो होता है वो किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है आपका CH4 में। ठीक है, CH4 में आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है CH4। तो सब में क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अभी जस्ट बताए थे P बराबर क्या होता है 1/f होता है। P बराबर 1/f, f कितना 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन ये इसको हम क्या करेंगे 50 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, कितना मीटर होगा ये 50 सेंटी बराबर कितना मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर। तो 1/0.5 मीटर हो गया। तो यहाँ से इसको हटाएंगे 0, तो ये क्या होगा आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 5 से 2 बार में, दैट मीन्स क्या हो गया +2d, पावर कितना हो गया 2d। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 20.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अणु का जो मतलब क्या है ये सोडियम क्लोराइड, डेट मीन्स NaCl। इसका अनुभार निकालेंगे पहले। ठीक है, अनुभार पता होगा तभी हम इसका मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो NaCl का अनुभार क्या होगा, NaCl, Na का कितना होता है आपका, इसका 23 होता है अनुभार, और Cl का कितना होता है 35.5 होता है। जब इसको जोड़िएगा आपस में 58.5 अनुभार आया। ठीक है, तो 20.4 ग्राम NaCl बराबर क्या हो जाएगा 20.4 अपॉन में 58.5। ठीक है, 58.5
ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे कितना ग्राम आएगा। और तो इसको निकालते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.348। ठीक है, कितना, 0.348 मोल। ठीक है, 0.38 मोल आ जाएगा। 20.4 ग्राम NaCl को घोलने पर इतना मोल आपका आएगा। ठीक है, तो उसके बाद बोला क्या कि 192 ग्राम वाटर में इसको घोलने पर 0.348 मोल NaCl। ठीक है, NaCl, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मोलरता क्या होगा वो निकालेंगे। ठीक है, 192 ग्राम वाटर में NaCl कितना आया, 0.348। तो 1000 ग्राम वाटर में कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.348 इंटू 1000 अपॉन में 192 ग्राम। ठीक है, वो अपॉन में क्या हो जाएगा, 192 ग्राम। तो इसको जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका यहाँ लिख दे रहा है। ठीक है, आंसर 1.81 मोल आएगा। ठीक है, 1.8 मोल आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाता है। ठीक है, कोई पिंड है, उसका वेग जो है दुगुना कर दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, उसका पहले गतिज ऊर्जा क्या था, 12mv² होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, फिर उसके गतिज ऊर्जा को क्या किया गया, दुगुना कर दिया गया, 12m²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12m4v²। ठीक है, 12m4v²। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 को जब कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 12mv²। और ये 4 ये किसके बराबर है, EK के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा यहाँ से 4 EK आया, मतलब क्या, जो पिंड का जब अगर ये दोगुना किया जाता है वेग को, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, इस टाइप का सवाल जो है ना ये पूछा गया है, और पैरामेडिकल में भी पिछले साल 2 सवाल ऐसा पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखते हुए बनाइएगा। देखिए, बोला है यदि सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, ठीक है, और द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाता है, तो आवर्तकाल क्या होगा। तो सबसे पहले आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखेंगे। आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला होता है 2π √L/g। ठीक है, तो ये 2π तो 2π ही रहेगा, √L उसकी लंबाई को क्या कर दिया रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है, द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2π एक मिनट, देखिए बच्चों, सॉरी थोड़ा सा मतलब ये कट गया। देखिए फिर से बता रहे हैं, क्या बोला कि आवर्तकाल बराबर क्या, ये 2π √L/g। ठीक है, तो 2π का 2π और √L कितना, लंबाई को 2 गुना कर दिया जा रहा है और द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आवर्तकाल को हम T मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब इस रूट को जब यहाँ से हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, ये 2π और इनटू में क्या हो जाएगा 2L/4g। ठीक है,
तो फिर क्या होगा ये, फिर इस यहाँ से इसको टी बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका इससे इस पे स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई और फिर ये हो जाएगा आपका 2L/4G, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पाई इंटू में L/G और यहाँ बाय में 4, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या कीजिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए फिर से इसको क्या होगा। तो ये क्या हो गया आपका 8 पाई और इंटू में आपका क्या हो जाएगा L/4G, ठीक है। 8 पाई को हम लोग 8 पाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। और ये L/G और ये 4 यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बस ये आपका बचेगा √2, ठीक है। √2 बचेगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा आपका √2, तो ये √2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका लोलक, उसका आवर्तकाल जो हो जाएगा ये √2 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को दोबारा से देखिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, बताइए। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, CO+H2, CO+N2, CO+HO2 और CO2+H2, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है बताइए फटाफट से। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है बताइए फटाफट से, क्या होगा। तो ये क्या होगा आप बच्चे, और जो भी ऑप्शन नंबर बी कर है वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा ये आपका प्रोड्यूसर गैस जो है CO+N2, ठीक है। और यहाँ से बताइए धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए फटाफट से, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो सबको पता है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 और NaHCO3 किसका होता है, ये ईटिंग सोडा का होता है, खाने वाले सोडा का। और NaCl नमक होता है और NaOH क्या होता है, ये आप बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, बताइए किस तत्व का ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं किस किस तत्व का ऑक्साइड जो उभयधर्मी होता है, जिंक का होता है, एल्युमिनियम का होता है, फिर आपका कांच का होता है और आपका टीन। इसका ऑक्साइड जो है क्या होता है उभयधर्मी होता है, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्शन करके बनाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा एल्युमिनियम, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो क्या होता है उभयधर्मी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है C3H8 का अगला सौजातीय क्या होगा, आपको बताना है कि C3H8 का अगला सौजातीय क्या होगा, ये बताइए फटाफट से। तो C3H8 का अगला सौजातीय क्या होगा, ये हो जाएगा आपका C4H10, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। इसका अगला सौजातीय जो है वो क्या हो जाएगा C4H10, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बहुलक बताना है, पॉलीथीन बहुलक है, पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है ये बताना है, बताइए फटाफट से पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है। ये सभी को पता होना चाहिए पॉलीथीन किसका बहुलक, एसिटिलीन का है, एथिलीन का है, प्रोपिलीन का है, ब्यूटाडाइन का है। तो बताइए पॉलीथीन जो है किसका, एथिलीन का बहुलक होता है, ठीक है। एथिलीन का बहुलक होता है। अब बताइए हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होगा,
फटाफट से बताइए हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होगा। हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होगा ये बताइए। Fe3O4 FeS FeO Fe2O3। तो हेमेटाइट अयस्क का सूत्र क्या होता है Fe2O3। ठीक है, क्या होता है Fe2O3। ऑप्शन नंबर डी जिन भी बच्चों का है वो उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, इन सब चीज़ों से पता चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि तरित किस चक्र से संबंधित है। आपको बताना है कि तरित जो है वो किस चक्र से संबंधित है। तरित जो है वो किस चक्र से संबंधित है बताइए। N2 से, O2 से, CO3 से या H2A से। तो तरित किससे संबंधित है आपका ये N2 से। ठीक है, N2 का जो चक्र होता है उससे आपका तरित जो है वो संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सबसे भारी धातु का नाम बताइए। सबसे भारी धातु का नाम बताइए क्या होगा। सबसे भारी धातु का नाम क्या होगा। ऑस्मियम, रेडियम, रेडॉन या सीजियम। बताइए सबसे भारी धातु। तो ये सबको पता होना चाहिए कि सबसे भारी धातु क्या है, ये आपका ऑस्मियम है। ठीक है, ये बेसिक सब क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए सबसे भारी धातु क्या है, आपका ऑस्मियम है। ठीक है, क्या ऑस्मियम। अगला प्रश्न है अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं। अयस्क में जो मिला हुआ अशुद्ध पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है बताइए। ये फ्लक्स होगा, गैंग होगा या फिर खनिज होगा या इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क में मिले अशुद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका गैंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा गैंग। अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ मिला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है। बताइए एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है बताइए फटाफट से। एंथ्रेसाइट का कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो कितना होता है बताइए। 50 to 60%, 70 to 85%, 50% से कम या 85% से अधिक। तो कितना होता है ये 85% से अधिक होता है एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मतलब जानने और सीखने का मौका मिले। और अब पैरामेडिकल का फॉर्म भी आ गया है तो अब आप लोगों को थोड़ा भी देरी नहीं करना चाहिए। अच्छे से तैयारी कीजिए सब कोई। ठीक है, इस बार किसी भी तरह आपको मेहनत करके एग्ज़ाम को निकालना है। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।